सत श्री अकाल, नमस्कार। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी के साथ देश विदेश की खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। पूनिया जी, स्वागत है प्रोग्राम में। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शुक्रिया। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुक करें खबरों का, सबसे पहले चलते हैं एक समिट पर। जो भारत में एक समिट हो रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, आप बताना। लेकिन जो ये चल रहा है समिट, खासी किरकिरी हो रही है उसमें भारत की, क्योंकि बताया जा रहा है चाइना से लाकर एक एआई रोबोट को ऐसे पेश किया गया जैसे वो भारत की उसी यूनिवर्सिटी में बना हो। और भी बहुत सारी खामियां हैं। अभी तो खबर ये भी आ रही है कि स्टॉल्स की लाइट काट दी गई है, बंद कर दिया गया है सारा कुछ। जो मंत्री हैं उनको अपने ट्वीट्स डिलीट करने पड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर तो सबसे ऊपर थी उसमें, अभी उसका क्या होगा? देखिए, ये 16 फरवरी से शुरू हुई बहुप्रचारित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट थी और इसका जो पहला दिन था वही विवादों में चढ़ गया। इसमें मतलब हुआ ऐसा कि बहुत सारा ऐसा साजो-सामान था जिसकी समस्याओं को लेकर लगातार जो विदेशी मेहमान थे उन्होंने शिकायत की, जिसके कारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को माफ़ी माँगनी पड़ी। अब आपको थोड़ा हैरानी होगी कि दावा किया गया कि ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला ये पहला एआई समिट है और इसमें 100 देशों से ज़्यादा 100 देशों से अधिक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसमें शामिल हुए हैं और इसके जी। काफ़ी प्रचार हुआ, पूरी दुनिया में इसका प्रचार किया गया। अब हुआ ये कि एआई वॉइस स्टार्टअप बोलना के जो संस्थापक है उन्होंने लिखा कि अ, लगातार गेट बंद कर दिए गए और उनका सामान भी चोरी हुआ, विदेशी मेहमानों का भी सामान चोरी हुआ, जिसके बाद ये लगातार आरोप लगे कि कहीं न कहीं जो ये एआई समिट है, ये जल्दबाजी में किया गया और इसके लिए कोई भी इंतज़ामात नहीं किए गए, इवन बेसिक इंतज़ामात नहीं थे। आपको थोड़ी हैरानी होगी कि न्यू सैपियंस का नाम का जो एआई स्टार्टअप था, उसने भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले मुख्य हॉल खाली करा दिया गया था, जिसके कारण उनकी कंपनी के वियरेबल एआई चोरी हो गए। जो मतलब पहने जाने वाले जो एआई उपकरण होते हैं ना, वियरेबल एआई, जी। वो उपकरण जी। चोरी जी। हो गए, तो उसके बाद भी किरकिरी हुई। इसके अलावा आज जो किरकिरी का सामना करना पड़ा वो काफ़ी शर्मनाक भी है। एक यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, बेसिकली जी। नोएडा के पास पड़ती है, दिल्ली के पास यूनिवर्सिटी पड़ती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उसने एक चीनी रोबोट को ये बता दिया कि ये जो एआई रोबोट है ये हमने इन हाउस अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर डेवलप किया है और उसके बाद जब ये बयान वायरल हुआ तो फिर जो चीनी कंपनी थी उसने भी एक अपन कहें कि वो रोबोटिक डॉग की वीडियो बना के बता दिया कि ये हमारा रोबोटिक डॉग है, जिसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की काफ़ी किरकिरी हुई, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी और बाद में उस लाइट वगैरह भी काट दी गई, बैरिकेटिंग कर दी गई। और यूनिवर्सिटी ने आखिरी में ये मानना पड़ा कि ये जो रोबोटिक डॉग था ये हमने नहीं बनाया। यानी कि आप लगातार ऐसी झूठ बोल रहे हैं जिसको लेकर दुनिया भर में आपकी किरकिरी हो रही है और आपकी इतनी बदइंतज़ामी है कि कभी किसी कंपनी के विदेशी मेहमानों के सामान चोरी हो जा रहे हैं, तो काफ़ी डिसऑर्गनाइज़ रहा। विदेशों में जो डंका बजने वाली बात थी, वो उसमें काफ़ी किरकिरी हुई है। ख़ैर अभी आज ये जो कहें कि ये एआई समिट थी, ये ख़त्म हो जाएगी और इसमें आज नरेंद्र मोदी को भी ट्रोल किया जा रहा है। उनका जो बिल गेट्स के साथ एक वीडियो था, उसमें उन्होंने कहा, "हमारे यहाँ तो बच्चा होते ही ये एआई शब्द बोलने लग जाता है, तो एआई से जानू हो जाता है।" तो ये इनका लेवल है और यही आपको देखने को भी मिला कि मतलब बहुत गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो या फिर सामान चोरी हो, ऐसी कई सारी घटनाएँ हुई जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भद्द पिटी है।
जी, बिल्कुल। और एक और जानकारी सामने आई है अगली खबर के और जब हम बढ़ते हैं कि जो नफ़रती भाषण खासे वायरल होते हैं कई बार भाजपाइयों के, भाजपा के लोगों के, तो उनमें से कई प्रोग्रामों को खुद गवर्नमेंट ने फंड किया हुआ था। देखिए, एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है, आरटीआई लगाई गई थी और उसमें पता चला कि संस्कृति मंत्रालय जो कल्चर मिनिस्ट्री है, उसने सनातन संस्था नाम की एक संस्था को 63 लाख रुपए दिए थे और उस पैसे का उन्होंने सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव करवाया 13-14 दिसंबर को दिल्ली में, भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित हुआ और उसमें खूब सारी हेट स्पीचेज़ जो प्रवक्ता थे उसमें जो बोलने आए थे उन्होंने दी। जो जी। इस कार्यक्रम का जो समापन था वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उस समय मौजूद थे। दिल्ली के जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा वो भी मौजूद थे और उससे पहले जैसे अगर बात करें जैसे सुदर्शन टीवी के प्रमुख हों सुरेश चौहान के, बीजेपी नेता सुनील उपाध्याय, हिंदू फंड के राहुल दीवान, इन सब ने बहुत ज़्यादा अपन कहें कि बहुत नफ़रती भाषण दिए। इवन राहुल दीवान ने तो ये तक कहा कि ये हमारे लड्डुओं में अमोनियम नाइट्रेट मिला देंगे तो लाखों हिंदू मारे जाएँगे। यहाँ तक की बातें की गई और अगर बात करें कि अश्विनी उपाध्याय उन्होंने भी धर्म परिवर्तन को लेके बात की। सुरेश चौहान ने कहा कि भारत में अब जो मुसलमान उनमें 25% मुसलमान घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गान से आए हुए हैं। एनआरसी लाओ, उन्हें भारत से बाहर करो। तो जो घुसपैठिया कह के मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, उसको तो बढ़ावा ये लोग खुद ही दे रहे हैं। उसके लिए कल्चर मिनिस्ट्री 63 लाख रुपए का फंड दे रही, तो आप हिसाब लगाइए कि जो आप नफ़रत देखते हैं, चौतरफा जो नफ़रत फैल रही है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नफ़रत है। जो हम कहते हैं ना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, तो एक ये नई कैटेगरी आप जोड़ लीजिए स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट स्पीच। यानी कि जो जी। आप देख रहे हैं लगातार मुसलमानों के खिलाफ या अल्पसंख्यकों के खिलाफ, कम गिनती के लोगों के खिलाफ आपको भाषण सुनने को मिलते हैं, उसको स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, उसके लिए स्टेट पैसे दे रहा है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट स्पीच का दौर आप कह सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इससे आगे हम बढ़ें तो उधर राज्यसभा में भी 37 सीटें खाली हो रही हैं, उन पर दोबारा चुनाव होगा। थोड़ा राज्यसभा का सिस्टम भी समझाइए क्योंकि बहुत बार लोगों को होता है कि यहाँ पर लोग कैसे आते हैं, बहुत ही ज़्यादातर लोगों को तो पता ही है। लेकिन अभी ये सीटें अगर खाली हो रही हैं, तो इनमें से कितनी विपक्ष के पास पास हैं और कितनी अब इस समय राज कर रही पार्टी के पास है? देखिए 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के ऊपर ये चुनाव होंगे और 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। जो सीटें खाली हो रही हैं उनमें 12 एनडीए के पास हैं, 25 अपोजिशन पार्टियों के पास हैं। महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र की 7 हैं, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 हैं। और इसमें मतलब बड़े सीनियर जो हाउस मेंबर हैं, शरद पवार से लेकर रामदास अठावले, कनिमोझी, तिरुचि शिवा, इवन जो उपसभापति हैं हरिवंश राय, वो भी इसमें शामिल है और इनका 2 अप्रैल को इनके कार्यकाल समाप्त हो रहे थे, तो पहले ही 15 दिन पहले ही 16 मार्च को वोटिंग करवाई जाएगी। तो ये नोटिफ़िकेशन आज जारी हो चुका है। बैलेट पेपर पर खास पेन से वोटिंग करनी होती है और इसमें जो वोट करने वाले होते हैं, आपको बता दूँ कि उस सूबे के एमएलएज़ होते हैं। यानी कि मान लीजिए पंजाब से राज्यसभा के लिए कौन नामित होंगे या कौन जाएँगे। यहाँ पर जब वोटिंग होगी तो एमएलएज़ की वोट जो होती हैं, वो काउंट की जाती हैं। तो और उसमें कई किस्म के सिस्टम होते हैं, इवन प्रेफ़रेंस वोटिंग भी होती है। ख़ैर तो एमएलएज़ मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के एमएलएज़ पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा मेंबर आप देखेंगे तो पंजाब के में आम आदमी पार्टी के ही चुन के जाएँगे, वो आप समझते भी हैं। ख़ैर हरियाणा से भी 2 सीटें खाली हो रही हैं, किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा। तो ये है मामला। अभी राज्यसभा चुनाव होंगे तब उसके बाद भी आपको फ़ॉर्मूला समझाएँगे। इसमें इवन जो कुल विधायक होते हैं, टोटल विधायक, उनके गुना में 100 और प्लस में जो जितनी राज्यसभा की सीटें होती हैं, उसमें प्लस 1 करके उनसे डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए कि किसी राज्य में, किसी सूबे में 100 विधायक हैं और उस राज्यसभा में 5 उस राज्य में 5 राज्यसभा की सीटें आई हैं, तो 100 गुना 100 होगा और बटे में 5 होगा। तो ऐसे जो है वोट गिने जाते हैं और उसके वोट की वैल्यू होती है 5 + 1 यानी कि
उसके बटे में 5+1 ये ऐसे करके ये जो वैल्यू है वो निकाली जाती है और उससे वोट की वैल्यू तय होती है। विधायक की वोट की वैल्यू लगभग 100 होती है और इसी के कारण उसको ऐसे गिना जाता है। तो मान लीजिए अभी 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर एक राज्यसभा मेंबर को जीतने के लिए कम से कम 36 विधायकों की वोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ये कैलकुलेशन होती है सर। जी, जी। और इससे आगे बढ़े तो उधर भाजपा ने किया कपिल सिब्बल का जेफरी एप्स्टीन से संबंध होने का दावा। हाँ जी, ये बड़ा अलग मामला निकल के सामने आया है। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं कपिल सिब्बल, उनका नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल से जुड़ने का दावा बीजेपी ने किया है और हालाँकि कांग्रेस इसको खारिज कर रही है। जो लगातार बीजेपी कह रही है, वो कह रही है कि 10 सितंबर 2010 को मार्गोकस रोजर्स ने एप्स्टीन को निजी सहायक लेस्ली ग्राफ को भेजा था और उसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रमों का ज़िक्र है, उसमें कपिल सिब्बल का नाम भी इस लिस्ट में था और 55 इस जो लिस्ट है उसमें 55वें नंबर पर एक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कपिल सिब्बल का नाम था। इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने वैदिक शिक्षा सहयोग में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया था। तो ये एक मामला है। खेड़ा ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जो कांग्रेस है वो कह रही है कि इस सम्मान समारोह का एप्स्टीन से कोई संबंध नहीं था और कपिल सिब्बल के एप्स्टीन के साथ किसी बैठक या निजी संपर्क का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा करे जा रही है कि जो एप्स्टीन ने जो पैसे दिए हैं जिस संस्थान को, उसने सिब्बल को 2010 में इनाम दिया है। तो ये हरदीप पुरी पहले बीजेपी के फँस रहे थे और अब कांग्रेस के कपिल सिब्बल इसमें घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ैर देखिए डायरेक्ट तो कोई लिंक नहीं जुड़ रहा है कपिल सिब्बल का क्योंकि उनकी कोई बातचीत नहीं हुई एप्स्टीन से। लेकिन जिस इंस्टीट्यूट का ज़िक्र किया जा रहा है उसने साल 2002 से लेकर 2006 तक 4 साल तक उस इंस्टीट्यूट को जेफरी एप्स्टीन ने फंड दिया था। बस उसी को ही बीजेपी बड़ा करके दिखा रही है और तो मुझे इस मामले में कोई ज़्यादा ऐसा दम दिखता नहीं है। जी, जी। और इससे आगे अगर बढ़े तो बिट्टू ने आज जो दावा किया है वो बेशक सबको हैरान करता है। बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी मेरी लिंचिंग करवाना चाहती थी, जानबूझकर किसान आंदोलन में मुझे भेजा जहां खालिस्तानी थे। ये तब की बात कर रहे हैं जब ये रवनीत बिट्टू किसान आंदोलन के दौरान वहां पर पहुंचते हैं। वैसे इससे पहले ये कुछ कांग्रेसी मिलकर बैठे हुए थे, कुछ दूर प्रदर्शन कर रहे थे, काफी दिनों तक वहां बैठे भी रहे। लेकिन ये बिट्टू खास तौर पर गुरु तेग बहादुर जी की एक जगह जो बनी हुई है वहां पर यादगार, शायद वहां पर गए थे। हाँ जी, बेसिकली किसान आंदोलन में तो नेताओं को घुसने ही नहीं दिया जा रहा था, ना इनको मंच पे बैठने दिया जा रहा था, इवन इनको तो दूर से ही भगाया भी जा रहा था। आप कुलबीर जीरा, कांग्रेस के नेता कुलबीर जीरा का हाल याद करिए और भी जो कांग्रेस के नेता हैं, सबकी कहीं न कहीं मतलब ये नहीं था कि किसान आंदोलन में सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही का ही बायकॉट देखने को मिला, सारे ही नेताओं को, किसी को भी स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा था। तो एक ऐसी जगह प्रोग्राम करवाया गया जो किसान आंदोलन से दूर था। उसमें ये गए थे और उसमें अब आरोप लगा रहे हैं बिट्टू साहब कि ये तो प्रियंका गांधी ने मुझे भेजा था ताकि जो खालिस्तानी हैं वो मुझे मॉब लिंच कर दें और कांग्रेस को मौका मिल जाए। उन्होंने योगेंद्र यादव, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की बात कही है कि मैं एफआईआर करवाऊंगा दिल्ली में। तो और मेरी मॉब लिंचिंग करवा के कांग्रेस माहौल बिगाड़ना चाहती थी। काफ़ी शर्मनाक है वैसे जो रवनीत बिट्टू हैं वो आपको पता ही है कि सब लोग पंजाब में उनको ये बोलते हैं कि उनकी जीभ के ऊपर कैंसर हो रखा है और ऐसा कैंसर हो रखा है कि वो अनाप-शनाप बकते रहते हैं। तो उनकी जीभ का जो कैंसर है, वो लगातार ज़हर उगलता रहता है। ख़ैर ना इसको किसी किसानों ने बुलाया था, ना किसानों को इस ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। पंजाब में तो आपको पता ही है इसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को एक पैरट तोता मिला हुआ है, जो लगातार कहीं न कहीं कभी सिखों की पॉलिटिक्स के ऊपर, कभी सिखों के ऊपर गलत बयानबाज़ी करता रहता है और जब अपने आप को ऐसे विक्टिमाइज़ करना हो, जब खुद सिख बन जाता है, तो ये लगातार मामले बने रहते हैं। और ऐसे क्या कहें कि ऐसे चाँद को, मतलब नरेंद्र मोदी का चाँद ही है ये। नरेंद्र मोदी ने ऐसे चाँद को रेलवे मंत्री बना रखा है और राज्य रेलवे मंत्री वो बने हुए हैं। जहाँ पे भी जाएँगे मुझे लगता है कि पंजाब का नाम ही बदनाम करेंगे। पंजाब के
लोगों ने तो उनको हरा दिया था, लुधियाना से चुनाव नहीं जीत पाए इस बार, लेकिन मोदी ने उसको राज्यसभा से बुला लिया और वो भी राजस्थान से। खैर ये भी बड़ी गजब चीज़ है जिसको लोग नकार देते हैं। लेकिन वो अगर नेशन स्टेट के काम का हो तो नेशन स्टेट उसको कहीं न कहीं कोई न कोई जुगाड़ करके हाउस में पहुँचा देता है और उसको फिर मंत्री भी बना देता है। तो एक ऐसा बिल्कुल। मंत्री देश में अब मौजूद है जिसके जीभ पर कैंसर है। जी, बिल्कुल। तो इससे आगे अगर हम बढ़ें तो उधर आज फिर एक आम आदमी पार्टी के ही सरपंच का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ समय पहले शायद 2026 की शुरुआत होते ही एक ऐसा कत्ल पहले भी आम आदमी पार्टी के सरपंच का हुआ है। तो आज फिर यही एक ऐसी ही घटना हुई है और विक्रम मजीठिया ने तो बहुत बड़ा दावा किया है उसमें। वो बोल रहे हैं कि इस हमले में हमलावरों ने AK-47 का यूज किया है। देखिए, तरन-तारन में ये घटनाक्रम हुआ और तरन-तारन में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के जो सरपंच हैं हरविंदर सिंह, 38 साल के थे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। वो अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल हुए थे और जो हमलावर थे वो बाराती बनकर अंदर घुसे और उन्होंने वहाँ पर जो सरपंच अपने दोस्तों के साथ जब डांस कर रहे थे स्टेज पे, वहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग की है। जैसे ही वो सोफ़े पर बैठे, सोफ़े पर बैठते ही उनके ऊपर फायरिंग की गई। हरविंदर सिंह के पेट और सिर में 4 गोलियाँ लगी और मौके पे ही उनकी मौत हो गई और जो हमलावर थे वो भाग गए और जब उनके चचेरे भाई जरमनजीत सिंह ने पीछा किया तो उनके पैर में भी गोली मारी है। अमृतसर के प्राइवेट अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। ख़ैर ये बड़ा अजीब मामला है। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने तो सीएम मान और डीजीपी का तुरंत इस्तीफ़ा माँगा है। बहुत बुरा हाल लॉ एंड ऑर्डर का हो रखा है। घर में जो मैं विजुअल देख रहा था कि जो उनकी माताजी थी वो बहुत परेशान थी और कहें कि अपने जवान बेटे क्योंकि 38 साल तो बहुत यंग एज है, तो अपने जवान बेटे की मौत पे काफ़ी वो परेशान दिख रही थी। ये सही कह रहे हो आप कि इससे पहले भी ऐसा घटनाक्रम हुआ है, इससे पहले भी एक डेथ हुई है और उसमें आम आदमी पार्टी के सरपंच जी थे। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर गोलियाँ चल चुकी हैं और मजीठिया ने बिल्कुल दावा किया है कि सेमी ऑटोमेटिक AK-47 और 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो डीजीपी है वो उन्होंने इसको लेकर अभी कोई बयानबाज़ी नहीं की है। जी। तो हाँ, ये मामला अभी तो पता लगेगा कि कौन लोग थे। किसी गैंग ने अभी तक तो कोई अपन कहें कि इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली है, तो अभी तो जाँच के बाद पता चलेगा कि ये सारा घटनाक्रम क्या है। लेकिन काफ़ी थू-थू इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी की हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पंजाब इस समय कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर लेस स्टेट है। जी, जी। आगे बढ़े उधर बठिंडा में आज फिर जैसे कुछ दिन पहले किसान और पुलिस की आपस में भिड़ंत हुई थी। अब पुलिस ने इस बार उससे भी ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लिए और हाल ये रहा कि जिउंद पिंड है जो बठिंडा का वहां पर खूब पथराव एक दूसरे पर किया। किसान जत्थेबंदियों ने पुलिस वालों पर और पुलिस वालों ने किसानों पर। यहाँ तक कि उस गांव में भी गांव के अंदर जाकर पुलिस ने जानकारी आ रही है कि आंसू गैस के गोले दागे हैं। बिल्कुल बठिंडा के जियोंद गाँव में जो बीकेयू उगराहा है, उनकी जो पुलिस के साथ भिड़ंत हुई है, वहाँ पर जो एसएसपी हैं बठिंडा ज्योति यादव, जो कि हरजोत बैंस की पत्नी भी हैं, पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी के मंत्री की पत्नी भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हाथों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कई जगह पर जहरीली आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है। तो ये कहना कि हल्का बल प्रयोग किया है या फिर सिर्फ हाथों का प्रयोग किया, हाथों का प्रयोग तो नहीं, डंडे भी चले और आंसू गैस के गोले भी चले हैं। जो बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे है उसको जाम करना चाहते थे, लेकिन पुलिस उनको हटाना चाहती थी, इस कारण ये झड़प हुई है। पटियाला के समाना में भी किसान जो बठिंडा से किसान आ रहे थे उनके साथ पुलिस की झड़प हुई है। तो ये मामला है और मामला आपको पता ही होगा कि 2 किसान यूनियनों के 2 साथी बलदेव सिंह और शगनदीप सिंह जेल में बंद है। उनकी तुरंत रिहाई की माँग की जा रही है। 9 महीने से वो उनको जेल में हो गया है। उनकी रिहाई के लिए ये आंदोलन चल रहे हैं और इसमें जो पंजाब पुलिस है, जो बठिंडा की पुलिस है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है और लगातार अपन कहें कि
किसानों के ऊपर लाठी डंडे बरसा रही है। आपको याद होगा कि 9 महीने पहले जो टीचरों का प्रदर्शन था, उससे जुड़ा हुआ मामला है। वहाँ पर स्कूल प्रबंधन के भ्रष्टाचार के खिलाफ टीचरों ने प्रदर्शन किया था। उसी में ही ये 2 किसान भाग लेने गए थे और उसमें जो झड़प हुई थी, उसमें इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें इनकी ज़मानत याचिका गई तो कोर्ट ने पता है क्या कहा? आपको थोड़ा हैरानी होगी। कोर्ट भी किसानों के उल्ट आपको समझ में आएगा। बोले कि क्या करें, इनको ज़मानत देके क्या करनी है? इनको ज़मानत मिलते फिर ये झंडा उठा के किसी आंदोलन में पहुँच जाएँगे। तो ऐसे कह के ये बात हुई है। तो वो जो ये नहीं है कि ये कोई अपना खुद का क्राइम करके ये जो किसान है दोनों, ये जेल में बंद हैं। ये जो टीचरों का धरना था, वो जो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ 9 महीने पहले, जिसमें वो पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उस वाले घटनाक्रम में इन दोनों किसानों को गिरफ्तार किया गया था और अब तक ये बंद है, 9 महीने होने जा रहे हैं। जी, जी। और इससे आगे बढ़े तो उधर अमृतसर में आज वारिस पंजाब दे पार्टी ने बहुत बड़ा एक बड़ी सभा की है, विशाल रैली के का नाम अगर इसको दें, तो अमृतपाल के पिता ने क्या बयानबाजी की है आज? देखिए अमृतसर के तरनताਰਨ रोड पर अकाली दल वारिस पंजाब दे पार्टी की ओर से एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर पहुंचे। खडूर साहब से सांसद और डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह के जो पिता हैं तरसेम सिंह, वो विशेष रूप पर वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने पंजाब के हालातों के ऊपर, बंदी सिखों के मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। तरसेम सिंह ने कहा कि यह इकट्ठ पंजाब की स्थिति पर गंभीर विचार विमर्श करने और पंजाबी कौम को एक मंच पर एकजुट करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने तरसेम सिंह ने कहा कि जो बंदी सिंह हैं, उनके मामले में सरकार की जो भूमिका है वो निराशाजनक है। उन्होंने कानून के नाम पर उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि कानून के नाम पर बंदी सिंहों के साथ अन्याय किया जा रहा है और उन्होंने आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका को ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें दावा तो करती है कि वो सिखों की हितैषी हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं दिखाई देता। तो ये आज जो रैली है उसमें रहा। हालाँकि और भी बहुत सारी बातें हुई। इसमें उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े कई लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कुछ फैसलों को लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है और अंत में तरसेम सिंह ने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे धर्म और अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट हों और बंदी सिंहों की रिहाई के लिए संघर्ष को और मजबूत बनाएँ। जी। और आगे बढ़े तो बात पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी की करते हैं। जानकारी निकल के सामने आ रही है, कुछ मीडिया हाउस इसको खासा उछाल रहे हैं कि चन्नी ने एक डिनर टेबल पर ये तक प्रस्ताव रख दिया कि मैं सियासत छोड़ देता हूं। देखिए यही है कि 2 दिन पहले चंडीगढ़ में ये मीटिंग हुई थी। उसमें कांग्रेस प्रभारी भूपेश सिंह बघेल भी मौजूद थे, राजा वड़िंग थे, प्रताप बाजवा थे, सभी विधायक और जो हार भी गए थे 2022 में जो कैंडिडेट थे और जिला प्रधान वो सब थे। तो इसमें ये बात निकल कराई और जब मीटिंग में भी उनको टारगेट किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है, इससे बढ़िया तो मैं घर बैठ जाता हूँ। तो उन्होंने मतलब ये बात कही। तो अब मैं घर बैठ जाता हूँ, इसका मतलब कहीं न कहीं मीडिया में लगातार ये निकाला जा रहा है कि चन्नी ने पॉलिटिक्स छोड़ने की बात कही है। ख़ैर अभी तो पूरी कोशिश है, व एक जो हाई कमान है वो कोशिश कर रहा है कि पंजाब कांग्रेस एकजुट दिखे, पर है नहीं ऐसा। उसमें आपको पता ही है कि लगातार जो चरणजीत सिंह चन्नी है, उसको टारगेट करने में राजा वड़िंग और प्रताप बाजवा ये सब आगे दिख रहे हैं। लगातार चरणजीत चन्नी को टारगेट भी कर रहे हैं। जो भूपेश बघेल है उनकी जो भूमिका है वो भी काफ़ी संदिग्ध बताई जा रही है। ख़ैर ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन जो कांग्रेस में अभी आपस में जो लड़ाई चल रही है उसका नुकसान उनको नो डाउट 2027 के चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल जब मैं इस पूरे मामले को लेकर पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक जो सवालों को लेकर जब एक सर्वे कर रहा था, तो उसमें कांग्रेस पार्टी की अच्छी स्थिति थी। लेकिन इस बार मैं जब उसको उसी सर्वे को फ़ॉलो अप के लिए दोबारा देख रहा हूँ, जिसमें मैं सेम कॉन्टेक्स्ट से दोबारा बात कर रहा हूँ, तो लोगों की राय बदली है। लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, पंजाब कांग्रेस है, उसमें लगातार इनफाइटिंग बढ़ रही है, तो उसका असर उनको नो डाउट चुनाव में पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा और कहीं न कहीं मतलब कांग्रेस इनफेमस रही है। हरियाणा में भी जो कांग्रेस की ये स्थिति हुई, किसान आंदोलन के बावजूद जो हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, उसकी एक बड़ी वजह अंदर की इनफाइटिंग थी। 2012 में भी कांग्रेस हार गई थी। कैप्टन
सरकार नहीं बना पाए थे, उसका रीज़न भी आपस में लड़ाई थी, आपसी लड़ाइयाँ थी। तो ये मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की इनफाइटिंग है 2027 तक, अगर ऐसे ही जारी रही तो कहीं न कहीं बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़ी जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया।